नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह। यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। हमारा 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो टॉपिक चल रहा है वो है समास। उस समास टॉपिक के अंतर्गत हमने समास की परिभाषा, समास के भेद, समास का अर्थ, समास की उत्पत्ति, इन सभी का अध्ययन कर लिया है। अगर इनको सामान्य देखा जाए तो समास की जो परिभाषा है, उस समास की परिभाषा के अंतर्गत मैंने बताया था कि दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर के किसी तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी समासीकरण के अंतर्गत आती है। अर्थात दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर के, दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर के किसी एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं। यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी समासीकरण के अंतर्गत आती है। समास जो शब्द है वह सम प्लस आस, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण इसका अर्थ होता है, तथा अगर इसका विलोम देखा जाए तो इसका विलोम होता है व्यास। और जो समास शब्द जो है सम प्लस अस प्लस गण धातु प्रत्यय उपसर्ग और धातु, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। सम प्लस अस प्लस गृह, सम उपसर्ग अस धातु गृह प्रत्यय, इनसे मिलकर के आपके समास शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। इस समास टॉपिक के अंतर्गत उसके बाद आपको समास के भेद, समास के प्रकार आदि बताए गए थे। उसमें जो समास जो है, उस समास टॉपिक में आपके समास के दो भेद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद। और इन पदों के आधार पर जो तुम्हारे समास होते हैं वो होते हैं चार प्रकार। और सामान्यतः का समास के प्रकार देखे जाते तो समास के प्रकार होते हैं 6 प्रकार। पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता, इन पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के आपके 4 प्रकार होते हैं, उन समास के 4 प्रकारों के अंतर्गत आपकी 2 स्थितियां बनती हैं। पहला पद, दूसरा पद। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान ना हो, पहली स्थिति ये बनती है। दूसरी स्थिति जिसमें कि ये पद प्रधान ना हो पहला, दूसरा पद प्रधान हो, ये दूसरी स्थिति बनती है इसमें। तीसरी, इसमें पहला पद भी प्रधान हो, दूसरा पद भी प्रधान हो, ये तीसरी स्थिति बनती है। और चौथी स्थिति से पहला पद भी प्रधान ना हो, दूसरा पद भी प्रधान ना हो, अथवा कोई अन्य पद प्रधान होता है, यह आपकी चौथी स्थिति बनती है। और इस आधार पर आपके जो समास के भेद होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, वो होते 4 प्रकार। पहली स्थिति जिसमें कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, वह समास आपका अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समास में पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है, वह समास आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जिस समास में पहला पद भी प्रधान ना हो और दूसरा पद भी प्रधान ना हो, अथवा कोई अन्य पद प्रधान होता है, वह समास आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपके जो 2 समास और होते हैं, एक आपका कर्मधारय समास और एक आपका द्विगु समास। ये दोनों के दोनों समास जो हैं आपके, ये दोनों के दोनों समास आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। ये हमने आपके पहले जो क्लास है उनमें पढ़ चुके, जिसमें कि समास की परिभाषा, समास की उत्पत्ति, समास शब्द कैसे बना है,
पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, तथा सामान्य समास के जो प्रकार कितने होते हैं वो। जो सामान्य समास के प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, ये आपके 6 प्रकार हो जाते हैं। संस्कृत में पदों की प्रधानता के आधार पर जो 4 समास होते हैं वो ही माने जाते हैं, लेकिन कर्मधारय समास और द्विगु समास आपके संस्कृत भाषा में तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के अंतर्गत हम 6 समासों का अलग से अध्ययन करते हैं, जिसमें कि पहला आपका समास जो है, पहला समास जो है अव्ययीभाव समास। पहला जो समास है आपका वो समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसमें कि पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है, अर्थात अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय, अव्यय कहते हैं आ प्लस व्यय, व्यय माने होता है देखा जाए तो खर्च करना, खर्च करना, अर्थात आमान नहीं, अर्थात ऐसे शब्द जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार खर्च नहीं होते, अर्थात बदलते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो कि लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, जैसे होते वैसे की वैसे ही प्रयोग किए जाते, वो कि शब्द हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अगर अव्यय शब्द को देखा जाए तो आपके जितने भी उपसर्ग होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, जैसे संस्कृत भाषा में आपके 22 उपसर्ग होते हैं, वो सभी के सभी आपके उपसर्ग अव्यय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जितने भी आपके उपसर्ग होते हैं वो सभी के सभी उपसर्ग जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं? शब्दों के आगे। शब्दों के आगे जुड़ने वाले जो होते हैं शब्दांश वो आपके क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और जो जितने भी आपके हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग या हिंदी भाषा में जितने भी आपके शब्द होते हैं वो सब के सब आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास में जो भी होंगे वो पहले तो आपके अव्यय शब्दों से क्या होंगे? युक्त होंगे। अर्थात अव्ययीभाव समास की अगर परिभाषा देखा जाए तो उपसर्ग से युक्त जितने भी इसमें शब्द आएंगे वो सभी की सभी शब्द आपके उपसर्ग से क्या होंगे? युक्त होते हैं। अर्थात जिनमें पहला पद, मैं पहले बता चुका हूं समास के अंदर 2 पद आते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद, अर्थात जिसमें कि उपसर्ग से युक्त पहला जो पद होगा वो पहला पद उपसर्ग से युक्त होगा। जिस समास में पहला पद उपसर्ग से युक्त होता है वह समास हमारा किसके अंतर्गत आता है? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। दूसरी स्थिति, अव्यय शब्द बनकर अपना रूप दर्शाता है। इस प्रकार से जिसमें कि पहला शब्द क्या होता है? उपसर्ग से युक्त होता है और दूसरे पद से जुड़ करके वो किसके रूप में आता है? अव्यय शब्द बनता है, अर्थात ऐसा शब्द बनता है जो कि बदलता नहीं है। ऐसे तुम्हारे जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। पहला पद प्रधान होना, अर्थात अव्ययीभाव समास की ये विशेष इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो पहला पद क्या होगा? पहली बात तो उपसर्ग होगा, दूसरी बात कि पहला पद क्या होता है? उसका प्रधान होता है, जबकि दूसरा पद प्रधान नहीं होता। ये मुख्य विशेषता है अव्ययीभाव समासों की कि पहला पद प्रधान। जिन समास में पहला पद प्रधान होता है वे समास आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगला पुनरुक्ति सूचक शब्द। पुनरुक्ति सूचक शब्दों का आशय होता है बार बार आना, बार बार एक ही शब्द का आना। जो शब्द बार बार एक ही बार आते हैं वो शब्द तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं? अव्ययीभाव समासों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो जैसे रातों रात, बार बार, ऐसे जो तुम्हारे शब्द होते हैं, घर घर, ऐसे जो एक जैसे शब्द होते हैं पुनरुक्ति सूचक शब्द, अर्थात एक ही शब्द दोबारा से आता है, बार बार आते हैं, वो शब्द आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा से बनने वाले अव्यय, अर्थात
कुछ शब्द इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं और उनसे क्या बनते हैं, अव्यय शब्द बनते हैं। ये इस अव्यय समास की ये कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जो विशेषता मानी जाती है वो विशेषता होती है कि अव्ययभाव समास का जो पहला पद होता है वो पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा जो पद होता है वो गौण होता है, तथा अव्ययभाव समासों में पहला पद जो होता है वो उपसर्ग से युक्त होता है और उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, अर्थात जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। ये अव्ययभाव समास को पहचानने की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में अव्ययभाव समासों को हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा की पूरा टॉपिक उदाहरणों के माध्यम से ही क्लियर होगा। अगर विभिन्न उदाहरणों की बात करें हम, तो विभिन्न उदाहरणों के अंतर्गत अगर हम देखेंगे आज जन्म, अगर हम इसमें दो पदों की तुलना करें तो इसमें दो पद होंगे, पहला पद प्लस दूसरा पद। पहला पद क्या है इसमें, आ, दूसरा पद क्या है इसमें, जन्म। पहला पद क्या हो गया, ये उपसर्ग, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, अव्यय, या पहला शब्द क्या हो गया इसमें, प्रधान। ये सब की सब बात है आपकी किस में दिखाई देंगी, आ शब्द में। अर्थात अव्ययभाव समास जो होता है उस अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है, मुख्य होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है। वो शब्द आपके किसके आएंगे, अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आ जन्म, आ ये क्या है इसमें उपसर्ग है और जन्म क्या हो गई, एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया। अब जब इसका समास विग्रह जब हम करते हैं तो पिछला वाला शब्द हम पहले उसका अर्थ निकालते हैं, अर्थात जन्म पर्यंत, अर्थात पूरे जीवन। अगर हम इनकी बात करूं मैं इन सब की, तो इनमें अगर हम अव्ययभाव समास के अंतर्गत अव्यय को देखें तो उपसर्ग देखें तो देखो आ, भर, नी, आ, यथा, यथा, निर, परि। अर्थात इन समास अव्ययभाव समास को पहचानने की प्रमुख विशेषता ही ये होती है कि आपको सबसे पहले उसका पहला पद देखना है कि अगर पहला पद जो है अगर उपसर्ग से युक्त है तो हमारा उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। इन सभी उदाहरणों में देखा जाए तो इन सभी उदाहरणों में अगर हम प्रथम उसको देखेंगे तो सभी में, जैसे कि मैं इसे बता चुका हूं, आ प्लस जन्म हो जाता है इसमें, आ मरण में आ प्लस मरण हो जाएगा इसमें, भर पेट में भर प्लस पेट हो गया, निष्कृष्ट में नी प्लस कृष्ट हो गया, आपाद मस्तक में आ प्लस पाद प्लस मस्तक ये हो गया इसमें, यथाक्रम में यथा प्लस क्रम हो गया, यथाशक्ति में यथा प्लस शक्ति हो गया, निर्गमन में निर प्लस गमन हो गया, परिवाद में परि प्लस वाद हो गया। अगर हम सभी उदाहरणों को देखें तो इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत हमारा जो पहला पद है वो पहला पद हमारा उपसर्ग से युक्त है। इसी के आधार पर हम इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये समास हमारा किस समास के अंतर्गत है, अव्ययभाव समास के अंतर्गत। इन समासों में देखिए पहला आ है, ये आ, भर, नी, आ, यथा, यथा, निर, परि, ये सब के सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास है, आपका अव्ययभाव समास है। और जब इनका समास विग्रह करते हैं तो जैसे आज जन्म, जन्म पर्यंत, जन्म पहले आएगा और फिर पर्यंत यानी कि बाद तक, पूरे जीवन। आ मरण, मृत्यु पर्यंत, मरण माने मृत्यु, मृत्यु पर्यंत। भर पेट, भर पेट माने पेट पहले ही आएगा, पीछे वाला जो शब्द है, पीछे वाला पद है उसको पहले प्रयोग किया जाता है, पेट भरकर। निकृष्ट, कृष्ट का मतलब होता है कुशलता से, अर्थात संपूर्णता से। निकृष्ट, बिना कृष्ट के अर्थात बिना कुशलता का जो व्यक्ति होता है वो किस में आता है, निकृष्ट में आता है। किसी को बोला जाता है निकृष्ट व्यक्ति, अर्थात किसी भी प्रकार की उसमें कुशलता नहीं होती है, उस व्यक्ति को निकृष्ट व्यक्ति बोला जाता है। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, पाद माने पैर से लेकर मस्तक तक, अर्थात
पैरों से लेकर मस्तक तक जो होता है उसे बोला जाता है आपाद मस्तक। यथाक्रम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन के लेवल पे भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये कई बार आते हैं एग्जाम में। और ये तो यथाशक्ति है, यथाक्रम तो कई बार 10th क्लास के आपके एग्जाम में आ चुका है। तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अब देखो इसमें यथा शब्द हुआ, आ शब्द हुआ, भर हुआ, नी हुआ, परि हुआ, ये ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल नहीं सकते, जैसे कि जैसे हैं वैसे कि वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए आपके सभी शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग शब्द कहलाते हैं। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाशक्ति, वही शक्ति के अनुसार। निर्गमन, गमन माने जाना, गमन के विपरीत, निर्मन मना करना, अर्थात गमन जिधर जाना उसके विपरीत जाना, ये क्या कहलाता है? निर्गमन। परिवाद, वाद माने होता है शिकायत करना, अर्थात संपूर्ण वाद, पूरी तरह से शिकायत करना, ये आता है आपके परवाद के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपके ये सभी जो उदाहरण हैं वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। आगे इसमें उदाहरणों को देखा जाए, क्योंकि ये समास जो टॉपिक होता है, अगर इस टॉपिक के अंतर्गत जितने ज़्यादा आपके उदाहरण किए जाएंगे, एग्जाम्पल किए जाएंगे, उतना ही ये टॉपिक क्लियर होता है। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन के लेवल पे कई प्रकार के इसमें प्रश्न बन के आते हैं। रातों रात मैं पहले बता चुका हूं आपके पुनरुक्ति शब्द, जिस समास में पुनरुक्ति शब्द आ जाए आपके, वो समास आपका किसके अंतर्गत होता है? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत होता है। और अगर एक देखा जाए कि जैसे कि बार बार जो शब्द आ रहे हैं आपके, तो आपको बिना देखे जो बार बार आने वाले शब्द हैं उन शब्दों के अंतर्गत आपको क्या करना है? अव्ययीभाव समास ही करना है। रातों रात ही रात में। याव जीवन, जब तक जीवन है, याव जीवन अर्थात जब तक जीवन है। आजानुबाहु अर्थात जान मार तो घुटनों से बाहु तक भुजाओं तक, अर्थात आजानुबाहु। अगर इसमें देखा जाए तो एक बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आ जाता है। ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा जब इसके कोई तीसरा अर्थ निकल करके आता है, तब उसके अंतर्गत ये आ जाता है। बीचों बीच में। निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद के, अर्थात निर्विवाद। प्रत्यक्ष, अच्छ माने बोलते हैं आंख, प्रत माने सम्मुख, ये सामने, अर्थात आंखों के सामने होता है, उसे बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष। गोड़ा बोलते हैं पैर। गोड़ा किसे बोला जाता है? पैर को। अर्थात बिना पैर का जो व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है निकम्मा। और ये कंपटीशन के लेवल पे सबसे ज्यादा उदाहरण इसके पूछे जाते हैं। निगोड़ा अर्थात बिना पैर का, अर्थात इसका जो आ से निकल के आता है वो आ से होता है आपका क्या? निकम्मा। घर जो शब्द है ये भी आपका किसका वो है? पुनरुक्ति सूचक शब्द के अंतर्गत आता है। जब ये पुनरुक्ति सूचक शब्द के अंतर्गत आता है तो घर शब्द 2 बार लिखा जाता है, जिसके आधार पर इसमें जो समास होता है कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। दिनों दिन वही उसका उदाहरण है, दिनों के बाद दिन। इस प्रकार से आपके अगर समास के अव्ययीभाव समास के विभिन्न उदाहरणों को देखा जाए तो इस समास के अंतर्गत आपको बस पहला पद और दूसरा पद, ये 2 ही पद सभी समासों में देखे जाते हैं, और इसमें आपको बस पहला पद देखना है। अगर समास का कोई भी उदाहरण आ जाए, उस उदाहरण के अंतर्गत आप बस पहला पद देख लो और दूसरे पद को देखने की जरूरत नहीं है। अगर पहला पद आपको क्लियर हो जाए कि पहला पद आपका उपसर्ग है या अव्यय है, तो आप उसमें कौन सा समास कर सकते हो? अव्ययीभाव समास कर सकते हो। दूसरी बात, या फिर पुनरुक्ति सूचक शब्द अगर ये आ जाएं आपके, तो आपके उसमें अव्ययीभाव समास होता है। जब इसका समास विग्रह करते हैं तो दूसरा वाला पद पहले आता है और पहला पद आपके पीछे आता है। इस प्रकार से आपके अव्ययीभाव समास को किया जाता है। कुछ और उदाहरणों में देखा जाए तो अभिमुख माने
मुख के अभी माने सामने, अर्थात मुख के सामने, चेहरे के सामने। इसमें अभी शब्द जो हो गया वो आपका हो गया किसके अंतर्गत, उपसर्ग के अंतर्गत, जिसमें कि हिंदी और संस्कृत इन सभी के आपके जितने भी उपसर्ग है वो सभी के सभी आपके इसमें उपसर्ग आते हैं। और मुख जो शब्द है संज्ञा शब्द है, मैं पहले बता चुका हूं, ये पहले आता है और इसको बाद में रखा जाता है जब इसका समास विग्रह करते हैं। सुबह सुबह, ये दोनों जो शब्द हैं ये पुनरुक्ति सूचक शब्द के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सुबह ही, सुबह में। यथागति, यथागति भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथागति, गति के अनुसार, गति, गति यथा माने के अनुसार, अर्थात गति जो शब्द है उसको पहले जब समास विग्रह करते तो पहले लिखा जाता है और यथा शब्द के कहाँ था आपके बाद में आता है। इस प्रकार से आपका ये जो अव्ययभाव समास है, इस अव्ययभाव समास को यहाँ पर इसके कई प्रकार के और भी उदाहरण हैं जिनको कि यहाँ पर आपको कराया जाएगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और आगामी क्लास में इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को मैं आपको कराता हुआ चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये अव्ययभाव समास टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।